आप काशी भी छीन लीजिए, आप मथुरा भी छीन लीजिए, आप सारे हिंदुस्तान के मुसलमान की हर चीज छीन लीजिए, लेकिन हिंदुओं का पेट नहीं भर सकता ये छीनना और ये नफरत। तो ये सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा नहीं, बल्कि ये कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर राज्य, अरुणाचल, फलां, ये तमाम को एक एक करके हर जगह बर्बादी का नंगा नाच इसी तरह होगा। मंदिर बना दिया आपने, बहुत बड़ा मंदिर बना दिया, लेकिन मंदिर मैं फिर कहता हूँ, और हिंदू कहेगा इस बात को, कि मंदिर जो है 105 करोड़ हिंदुओं का पेट नहीं भर सकता। सरकार गोदी है, 2 सेठों ने गोद ले रखा है इस सरकार को, तो उन्होंने, सेठों ने सारा खरीद लिया है। देशद्रोही असल में टुकड़े टुकड़े गैंग यही बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, जो अपने पापों को ये दूसरों के नाम मढ़ करके अपना धंधा कारोबार जो है झूठ फरेब का वो चला रहे हैं। एक नारा दिया जाता रहा है और आप उस नारे को सुनते रहे हैं, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। यह नारा हिंदूवादी संगठनों के जरिए लगातार दिया जाता है और इस नारे पर कई बार विवाद भी होता रहा है। मुसलमानों का अपना तर्क है और हिंदूवादी संगठनों का अपना तर्क है, लेकिन अब जिस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं और सर्वे की बात कही गई है कि शाही ईदगाह का सर्वे कराया जाएगा, टीम पूरी तरह से तैयार सर्वे करने के लिए। मेरे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल रहमान आबिद साहब मौजूद हैं। आबिद साहब, सबसे पहले सवाल ये है आपसे कि जिस नारे का मैंने अभी शुरू में जिक्र किया कि एक नारा दिया जाता रहा है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, सबसे पहले आप इस पर मुझे बताइए कि क्या आपका वक्तव्य है? देखिए, ये सब तो होना ही है, और जब बीजेपी की अपनी सरकार है और अपनी ताकतवर सरकार है, तो वो जितने उसे जो कुछ भी उन्होंने कहा हुआ है वो करेंगे, और कर रहे हैं एक एक करके। पहले उन्होंने अयोध्या को जो है अदालत को के चीफ जस्टिस को इस्तेमाल कर लिया सौदेबाजी करके। उस पर पहले एक रेप का औरत से केस लगवाया, फिर उससे जो है खुफिया समझौता करके जो है अयोध्या का फैसला अपने पक्ष में लिया। इसी तरह राफेल का फैसला उससे लिया। इस तरह के कई गैर कानूनी फैसले उस कानून की अदालत से इन्होंने लिए, और लेकर के दुनिया देख रही है कि भाई ये बेईमान लोग हैं, झूठे हैं, फ्रॉडी हैं, तो ये हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए आए हैं, कर रहे हैं अपने एजेंडे पर काम, क्योंकि इनका काम जो है बर्बाद करने का है और बर्बादी का एजेंडा है इनका, उसको लागू कर रहे हैं अपना। अच्छा, तो क्या अब आपको लग रहा है कि जिस तरह पहले अयोध्या, बाबरी मस्जिद, उसके बाद फिर ज्ञानवापी, वो मामला भी अब फैसला सुरक्षित कर लिया गया है कोर्ट की तरफ से, 2 दिन पहले ही वक्त से समाप्त पूरी हो गई जो श्रृंगार गौरी की पूजा वाली याचिका थी हिंदू संगठन की तरफ से, तो अब आपको मथुरा वाले पूरे मामले में क्या लग रहा है? देखिए, सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा का मामला नहीं है। मैंने आपसे एक बात कही है कि इन लोगों का एजेंडा बर्बादी का एजेंडा है, और ये लोग उस भारत की बर्बादी के एजेंडे को लेकर के आए हैं, तो उसके लिए। लेकिन एक फ़र्क है, जो लोग उमूमन जो है उसको जब विश्लेषण करते हैं उसको समझ नहीं पाते हैं या उसको ध्यान में नहीं रख पाते हैं, वो ये है कि ये लोग जो भारत को बर्बाद कर रहे हैं वो भारत के नाम पे ही बर्बाद कर रहे हैं, और भारत को राष्ट्रवाद के नाम पे बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा नहीं, बल्कि ये कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर राज्य, अरुणाचल, फलां, ये तमाम को एक एक करके हर जगह बर्बादी का नंगा नाच इसी तरह होगा। अभी तो चूंकि इनका मेन एजेंडा बर्बादी है, और उस एजेंडे को लागू करने के लिए इनके पास एक सबसे बड़ा मोहरा जो इन्होंने बनाया हुआ है, वो मुसलमान की एक फर्जी दुश्मनी दिखा ली है। हिंदुओं को एक फर्जी दुश्मन खड़ा करके दिखाया। मिसाल के तौर पर मेरी तस्वीर या मेरे जैसे 100, 200, 500 लोगों की एक तस्वीर एक फर्जी दुश्मन के तौर पर ये लोग दिखाते हैं कि देखो ये हिंदुओं के दुश्मन है। अबे भाई, अगर ये हिंदुओं के दुश्मन होते तो इस मुल्क में 1100 साल से ज्यादा हो गए रहते हुए, हिंदुओं के साथ रहते हुए,
तो भैया अगर ये हिंदुओं के दुश्मन होते, और जब 800-900 साल तो पावर में रहे हैं, अगर ये हिंदुओं के दुश्मन होते तो उस वक्त खा जाते हिंदुओं को। तो अब कौन सा खतरा हिंदुओं को हो गया? मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जब 800 850 साल तक पावर में रह करके मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन नहीं हुआ और हिंदुओं को नहीं खा सका, तो अब जब हिंदुओं की हुकूमत है और हिंदुओं में भी उन हिंदुओं की जो अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं, हालांकि मैं फिर कहता हूं कि इनका बर्बादी का एजेंडा है। ये जो है झूठ, फ्रेब, फ्रॉड और बर्बादी के एजेंडे को लेकर के ये लोग आए हुए हैं। उसी को लागू करने के लिए ये हिंदुओं को एक झूठा डर दिखाते हैं। ये तो हिंदुओं के सोचने की बात है ना, आम हिंदू नागरिक के सोचने की बात है कि यार ये जो लोग बोलते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया कि भाई ये बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या 1100 साल से हिंदू और मुसलमान इस मुल्क में मिलकर के रहते आए हैं। सत्ता में राजा मुसलमान रहा तो उसकी फौज का फौजी जो है कमांडर हिंदू रहा, हिंदू राजा रहा तो फौज का कमांडर मुसलमान रहा। तो मुसलमान और हिंदू तो इस मुल्क में इस तरह से रहते आए हैं, तारीख तो ये है इस देश की। लेकिन जिस तरह से ये एक दूसरे का शत्रु बना करके पेश कर रहे हैं कि जैसे मुसलमान हिंदुओं का शत्रु है और हिंदू मुसलमानों का शत्रु है, तो इस तरह से जो ये पेश करते हैं, इस पेश करने के पीछे इनका मकसद वही है कि लोग जो है सच्चाई को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं इनके झूठे प्रोपेगेंडे की वजह से, और इनके झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार होकर के लोग नफरत के माहौल में जो है रंग जाएं और नफरत की इस आंधी को चला करके ये अपना खेल खेलें। और इस खेल में ये बड़ी हद तक कामयाब भी है। देखिए आपने अयोध्या से शुरू किया, अयोध्या, काशी, मथुरा, लेकिन इस बीच में क्या क्या हो गया? मंदिर बना दिया आपने, बहुत बड़ा मंदिर बना दिया। लेकिन मंदिर, मैं फिर कहता हूं, और हिंदू कहेगा इस बात को, कि मंदिर जो है 105 करोड़ हिंदुओं का पेट नहीं भर सकता। आप काशी भी छीन लीजिए, आप मथुरा भी छीन लीजिए, आप सारे हिंदुस्तान के मुसलमान की हर चीज छीन लीजिए, लेकिन हिंदुओं का पेट नहीं भर सकता ये छीनना, ये नफरत। हिंदुओं का पेट भरेगा क्या? कि जब इस मुल्क में खुशहाली आएगी, इस मुल्क को रोजगार मिलेगा, इस मुल्क का पढ़ा लिखा नौजवान जो है रोजगार के लिए दर दर जूते तोड़ता हुआ नहीं फिरेगा। आपको मालूम है कि बेरोजगार नौजवानों का क्या हालत है? एक तरफ तो वो लाखों लाख रुपए की फीस दे करके अपना कोर्स पूरा करके आते हैं, पढ़ाई करके आते हैं। एक एक बच्चे पे जो है माँ बाप के 20-20, 30-30 लाख, 50-50 लाख, और जो मेडिकल वगैरह की जो एजुकेशन लेते रहे या हायर एजुकेशन लेते टेक्निकल, करोड़ों में हो रहे हैं खर्चे भाई। करोड़, 1-2 करोड़ रुपए एक बच्चे पे खर्च कर रहे हैं माँ बाप, और उसके बाद जो है वो बच्चा जूती टरखाते हुए फिरता। और जो नॉर्मल यानी मीडियम क्लास के बच्चे जो पास आउट करके आ रहे हैं 10-20 लाख, 30 लाख, 50 लाख के खर्चे से, वो पता क्या हो रहा है कि 8-8, 7-7, 10-10 साल जो है उनको नौकरी के तलाश में ढूंढने में लगाते हैं, और हर साल उनके 20-30-50 हजार रुपए फार्म भरने में चले जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट एक तरह से उनकी जेब पर दूसरा डाका डाल रही है कि उम्मीदवार जो है 50 लाख है और 5,000 की वैकेंसियां निकाल दी और 50 लाख लोगों के फार्म भरे गए। एक फार्म की फीस इन्होंने 500 रुपए रख दी। अब उसमें जो है जितनी नौकरी उन 5,000 लोगों को सारी जिंदगी में नहीं देंगे, ये जितने पैसे नहीं देंगे उनको, उससे ज्यादा जो है उनसे फार्म भरवा करके वसूल कर लिए पहले। अच्छा, आपने एक बात कही अब्दुल रहमान आबिद साहब, काशी, मथुरा या अयोध्या, आपने कहा सब ले लें, लेकिन यहाँ बात सिर्फ इन 3 जगहों की नहीं है। हिंदूवादी संगठनों के दावे तो यहाँ तक हैं कि जिस मस्जिद को भी हम खोदेंगे और सबको खोदेंगे, सबके नीचे हमारी मूर्तियां निकलेंगी और सब हम ले लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो साहिल नकवी को खोदेंगे तो साहिल नकवी के पीछे भी 10 नस्ल पीछे, 15 नस्ल पीछे, अब्दुल रहमान आबिद के पीछे भी 10 नस्ल, 9 नस्ल, 15 नस्ल पीछे जो है कोई राम सिंह या नाथूराम, वही कोई निकलेगा। तो दावा तो इनका वहाँ भी आएगा। ये जो घर वापसी ये सब चला रहे हैं, देखिए असल में क्या है कि ये लोग पागल लोग हैं। नफरत में चूंकि आदमी पागल हो जाता है, और नफरत की जब आग अपने अंदर जलती है ना आदमी के, तो वो पागल होकर के फिर पहले दूसरों को जलाता है और आखिर में जो है उस आग में खुद ही भस्म होकर मरता है। इनका हशर वही होना है, आप इसको ज़्यादा चिंता ना करें। मैं कह रहा हूँ कि ये लोग बर्बादी का एजेंडा लेके आए हैं, ये पूरे मुल्क को बर्बाद करेंगे और इस मुल्क के साथ अपने आप भी बर्बाद होकर मर जाएंगे। आप देख लीजिएगा। इनका मसला सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा को भूल जाइए आप। इनका मसला ये है, इन्होंने देखिए, मैं जो आपको जहाँ ले जा रहा था, इन्होंने सब काशी, वो जो अयोध्या में इन्होंने मंदिर बना लिया, सब इन्होंने काशी में जो इंक्वायरी और वो सब सर्वे और फला और फिर उसकी पेशी और फैसला महफूज और सारा ड्रामा कर लिया।
और सारे चैनल इन्होंने ख़रीद लिए। आज की तारीख में हिंदुस्तान में हिंदी ज़बान में एक भी चैनल आप कसम खाने के लिए ऐसा नहीं बता सकते हैं कि जो इनका गुलाम ना हो। एक NDTV बचा हुआ था, आखिर में वो भी स्वाहा हो गया। वहाँ भी सत्य क्या होता है वो जो बोलते हैं जब यात्रा लेके जाते हैं अंतिम, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, तो उसका भी राम नाम सत्य कर दिया इन्होंने। तो भाई बात ये है कि ये लोग तो मुल्क की बर्बादी के लिए आए हैं। आज एयरपोर्ट आपके हैं क्या? रेलवे पब्लिक का रह गया क्या? आप बताइए ना मुझे, कौन सा ऐसा सेक्टर बचा है जो गवर्नमेंट की अपनी मिल्कियत बचा हो? सारा तो इन्होंने, वो जो किसी ने नाम इनको दिया है गोदी मीडिया का, गोदी मीडिया नहीं, तो गोदी सरकार है बाबा, सरकार गोदी है। 2 सेठों ने गोद ले रखा है इस सरकार को, तो उन्होंने सेठों ने सारा खरीद लिया है। ये बिल्कुल उसी तरह भारत बिक रहा है जैसे अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में वो चंद लोग आए थे यहाँ व्यापार करने के लिए, वैसे ही जो है उन्होंने जब धीरे धीरे सारा भारत गुलाम बना लिया था, खरीद लिया था, इसी तरह मोदी साहब जो है धीरे धीरे करके सारा भारत बेच रहे हैं, बेच चुके हैं। वो रेलवे उन्होंने बेच दिया, उन्होंने जो है ये सारे एयरपोर्ट्स बेच दिए, उन्होंने जो सारे तारीख़ी लाल किला तक बेच दिया। यार गिरवी रख दिया तो बेच ही दिया, और क्या है वो। तो उन्होंने छोड़ा कुछ नहीं है। अब हेल्थ सेक्टर बचा हुआ है। आप कुछ दिनों में सुनेंगे कि हेल्थ सेक्टर भी बिक चुका है। आप एजुकेशन पूरी बेच दी, तमाम प्राइवेट कर दिया है। आज की तारीख में गरीब आदमी अपने बच्चे को कोई अच्छी टेक्निकल एजुकेशन अगर दिलाना चाहे नहीं दिला सकता, हायर एजुकेशन दिलाना चाहे नहीं दिला सकता। क्यों? उसके जेब में इतने पैसे नहीं है। अपना घर बार बेच करके, अब वो कुछ मिसालें ज़रूर आ जाते हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट करा देंगे, और रिक्शे वाले का बेटा IAS हो गया। अरे भाई 150 करोड़ लोगों में से अगर एक बच्चा एक साल में, अगर एक साल में 150 करोड़ में से एक रिक्शे वाला या एक चाय वाले का बेटा जो है आपने इस तरह करके ले लिया और उसको जो है बिल्कुल बेवकूफ़ बनाने पर लग गए हो पूरे हिंदुस्तान को, तो ये जो है ड्रामेबाजी है। इनका एजेंडा हिंदुस्तान की बर्बादी है, और बर्बादी के एजेंडे को ये लागू कर रहे हैं। आप देखिएगा इन्होंने शुरू कर दिया है पंजाब में भी, पूर्वोत्तर राज्यों में भी। चीन हर दिन, हर महीने कुछ ना कुछ आगे को बढ़ जाता है। अब ये जो है उस वक्त जो है आंखें बंद करके जो है ध्यान ज्ञान में लग जाते हैं। उस वक्त कुछ नज़र नहीं आता, फिर बाद में कहते नहीं कोई नहीं घुसा था, कोई नहीं घुसेगा, कोई नहीं घुसेगा, और वो सारा घुसता है। तो बस सवाल ये है कि अच्छा उनके झूठ को भाई कभी उनके भक्त जो हैं, जो उन्होंने पाले हुए हैं, वो 10-12 लाख अंधभक्त, वो जो है बहुत ही मैनेज तरीके से लोगों के ऊपर उस झूठ को सच बना करके मुसल्लत कर रहे हैं। लोग उस नशे को पी रहे हैं। जैसे चाय में बहुत से चाय वालों को आप देखें ना, बड़े चाय वाले मशहूर हो जाते हैं कि बड़ी बढ़िया चाय देता, वो चाय नहीं होता बढ़िया, वो ज़रा सी अफीम डाल देता उसमें, एक चुटकी भर के बड़े भगोने में, वो बड़ा मज़ा आता है लोगों को पीने में। तो ठीक उसी तरह से ये अफीम नशे की नफरत की पिला रहे हैं, और उसको पीने में भी ज़रा लोगों को मज़ा आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोगों के बच्चे बेरोज़गार खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, चूँकि कल छोटे थे वो आज बड़े हो रहे हैं, 8 साल हो रहे हैं ना, अभी 2 साल ये और पूरे होने दीजिए, पता चल जाएगा। तो जब रोज़गार का मसला आता है, रोटी का मसला आता है, तालीम का मसला आता है, जब सेहत और स्वास्थ्य का मसला आता है, जब इलाज बीमारी का मसला आता है, उस वक्त आदमी को पता चलता है यार मैं तो धोखे में हूँ, मैं तो इनके फ्रॉड का शिकार हो रहा हूँ। ये लोग फ्रॉडी भी हैं, झूठे भी हैं, बेईमान भी हैं, मक्कार भी हैं, और ये देशद्रोही भी हैं। देशद्रोही असल में टुकड़े टुकड़े गैंग यही BJP RSS के लोग हैं, जो अपने पापों को ये दूसरों के नाम मढ़ करके अपना धंधा कारोबार जो है झूठ फरेब का वो चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, या उसके अलावा और कोई भी ऐसा फील्ड हो जो तरक्याती है, उसमें मौजूदा सरकार पूरी तरह से फेल है, ऐसा अब्दुल रहमान आबिद साहब का कहना है। लेकिन एक मुद्दा ऐसा है कि जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है, और वो धर्म का नशा जो इस वक्त कुछ लोगों पर तारी है, जब वो उतरेगा तो तब नौकरी की भी याद आएगी, तब उन्हें हेल्थ सेक्टर की भी याद आएगी, तब एजुकेशन भी याद आएगी, तब ये धर्म की सियासत नहीं काम आएगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।